नमस्कार। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर, रोड सेफ्टी पर। हर साल हम सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं, तमाम तरह के जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद सड़क हादसे कम नहीं होते। कभी हम खुद इसके कारण बनते हैं और कभी हमारी दोषपूर्ण सड़कें इसका कारण बनती हैं। और यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर लोग सड़क हादसों में मरते हैं तो भारत में मरते हैं। इतने ज़्यादा हादसे, हज़ारों लाखों लोगों की बलि चढ़ जाती है। लेकिन क्या वजह है कि ये सड़क नहीं हो पा रही, क्यों ये हादसे हम रोक नहीं पा रहे? आज इसी पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और तीन विशिष्ट मेहमान यहाँ चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनका परिचय कराएं। हमारे साथ अभय दामले जी हैं, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से आते हैं। आपका स्वागत है अभय जी। हमारे साथ विजय क्रांति जी हैं, जो कि सीनियर कंसल्टिंग एडिटर हैं डीडी न्यूज़ के। आपका स्वागत है विजय जी। और सजी चेरियन जी हमारे साथ हैं, जो कि सेव लाइफ फाउंडेशन से आते हैं। तो तमाम तीनों मेहमानों से हम बात करेंगे, पर इससे पहले आइए जरा कुछ आंकड़ों पर नजर डालने हैं, वो आंकड़े जो वाकई आंखें खोल देते हैं। दुनिया भर में भारत में सबसे ज्यादा लोग सड़क हादसों में मरते और घायल होते हैं। हर घंटे 17 लोग भारत की सड़कों पर मारे जाते हैं। हर रोज 46 बच्चों की जानें सड़क हादसों में चली जाती हैं। सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होने वालों में 40% राहगीर और दोपहिया वाहन चालक होते हैं। सड़क हादसों में जान गंवाने वालों में ज्यादातर 16 से 28 साल आयु वर्ग के लोग हैं। पिछले दशक में 10 लाख लोग सड़क हादसों में मारे गए, जबकि 53 लाख लोग गंभीर रूप से घायल हुए। प्रत्येक साल सड़क दुर्घटनाओं का मुआवजा देने में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। लगभग 50% सड़क दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। भारत में भले ही दुनिया की महज 1% ही गाड़ियां चलती हैं, लेकिन 10% मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हमारे यहाँ ही होती हैं। यही वजह है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसों की गंभीरता को देखते हुए इसे राष्ट्रीय आपातकाल की समस्या की संज्ञा दी थी। दरअसल भारत को एक व्यापक सड़क सुरक्षा कानून की जरूरत है। इसके मद्देनजर अभी हाल ही में मोटर व्हीकल संशोधन कानून 2016 लोकसभा में पेश किया गया। हमारे यहाँ शराब पीकर गाड़ी चलाना, सड़कों का जर्जर होना, आवारा पशुओं के कारण ओवर स्पीड ड्राइविंग, लापरवाही से वाहन चलाना, मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, खराब मौसम जैसे बारिश, ज्यादा सर्दी और कोहरे की वजह से ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने के कारण, नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाने और रॉन्ग साइड ड्राइविंग के कारण अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके अलावा रोड डिजाइन और इंजीनियरिंग के कारण भी सड़कों पर हादसे आम हैं। तो हादसों के बहुत सारे कारण हैं और ये सड़क हादसे आम होते जा रहे हैं। आखिर कैसे हम इससे निपटें, कैसे अपनी सड़कों को सुरक्षित बनाएं, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सजी चेरियन जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो भयावता है, जो आंकड़ों की भयावता है, वाकई ये आंख खोलती है हमारी, लेकिन सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं लेते। क्या वजह मानते हैं आप इसकी, क्यों हमारी सड़कें सुरक्षित नहीं हो पा रही? देखिए, आपने आंकड़े तो दिखा दिए हैं, लेकिन इसका जो कारण है वो है कि जो एक ढांचा जो है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, वो हमारे देश में है नहीं। जो मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 की थी, वो इस समय उसका जो इस रोड सेफ्टी को लेके उसमें काफ़ी काम नहीं हो पाए उसको लेके। तो इतने सालों के बाद भी जो आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं, उसका ये मतलब है कि जो ढांचा जो है जिससे इस चीज़ को हम निपट सकते हैं, वो तैयार नहीं है। लेकिन आज मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल जो है 2016, वो जो इंट्रोड्यूस हो चुका है पार्लियामेंट में, अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास है, वो ये एक कदम उठाता है कि जो गैप्स जो मौजूद थे जो रोड सेफ्टी को लेके, उसको वो कंप्लीट करने की कोशिश में है। तो पहला तो ये है कि हमें एक ढांचा तैयार करना है, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे साथ अभय दामले जी हैं। अभय जी, ये जो बात कर रहे हैं कि जो ये मोटर व्हीकल कानून है, जो संशोधन कानून 2016 पेश हुआ है लोकसभा में, आप क्या मानते हैं कि इसमें क्या वो सारे गुण हैं जिनकी हमें दरकार है, जिससे हम अपनी सड़कों को सुरक्षित बना सकें? क्या ये उन सभी पहलुओं को समेटता है? पहले जो मोटर व्हीकल अधिनियम था वो 1988 में पारित हुआ था, तो उसके बाद में अब काफ़ी समय व्यतीत हो चुका है। तो हमारे देश में गाड़ियों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। हर वर्ष लगभग 10 से 12% नई गाड़ियाँ आती हैं। लोगों की अपने अपने एस्पिरेशंस हैं, नई गाड़ियाँ सड़कों पे आ रही है, सड़कें बढ़ रही हैं। तो उस वजह से यातायात
की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। अब उसके आधार पर एक कानून को भी, जैसे समाज में जो परिवर्तन आ रहा है उसके साथ में कानून को भी चलना पड़ता है। तो उस तरह से यदि देखे जाए तो जो 1988 में जो अधिनियम था उसमें बहुत सारी चीज़ें अब बदलने की ज़रूरत थी। तो उन चीज़ों को हमने बदलने का प्रयास करके एक लोकसभा में यह संशोधन बिल प्रस्तुत किया है। इसमें रोड सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ों पर रोड सेफ्टी से जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं, चाहे वो लाइसेंसिंग की प्रोसेस हो, चाहे गाड़ियों की फिटनेस हो, या जो गाड़ियों के बारे में जैसे बनती है गाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर कितनी जिम्मेदारियाँ हैं, और इसके बाद में जो पेनल्टी है, यदि कोई उसको सड़क नियमों का पालन नहीं करता है तो उसमें कैसी पेनल्टीज आनी चाहिए, उसमें किस तरह से किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम को किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, और एक सबसे बड़ी बात गुड समैरिटन जो कानून, उसको कानूनी जामा पहनाने का इसमें प्रयास किया गया है कि किसी का यदि एक्सीडेंट होता है और कोई भी व्यक्ति उसको अस्पताल में ले जाता है तो जो सबसे बड़ी समस्या भी है अभी कोई तक, भी उससे सवाल जवाब न किया जाए, इस चीज़ को भी एक कानूनी जामा पहना है। तो हमें उम्मीद है, और ऐसा एक WHO का एक अध्ययन भी है कि यदि किसी भी राष्ट्र में यदि सड़क सुरक्षा को लेकर जो कानून है उसको यदि आपने मजबूत बनाया तो सड़क सुरक्षा में बढ़ोतरी होती है। तो हमें उम्मीद है कि इससे सड़क सुरक्षा में बहुत बढ़ोतरी होगी। जी, हमारे साथ विजय क्रांति जी हैं। विजय जी, क्या वजह है हम सब सड़क पर चलते हैं लेकिन सड़क पर हमारा जो व्यवहार है वो कई बार वैसा नहीं होता जैसे हम घर में व्यवहार करते हैं। क्यों इस तरह का व्यवहार हम सड़कों पर करते हैं और क्यों सड़क हादसों के शिकार खुद ही हुए चले जा रहे हैं? देखिए, इसका पीछे जो मूल कारण है वो ये है कि जो जागरूकता ज़रूरी है सभी पहलू, सभी तरफ से। जो ड्राइव कर रहा है सड़क पर उसकी अपनी जिम्मेदारी है, उसके हाथ में एक मिसाइल है जो पेट्रोल या डीजल से चल रही है, और मिसाइल है जिसको स्पीड से जा रही है। वो मिसाइल किसी के ऊपर दाग देना ये उसके लिए नहीं है, ये यात्रा के लिए है व्हीकल्स। हमको ये समझने की ज़रूरत है, लेकिन गैर जिम्मेदारी से चलाना वो अपने आप में एक कारण है। सड़कें हैं, सड़कों की डिज़ाइनिंग है और उसके रख रखाव की जो जिम्मेदारी है, भले रात को रोशनी सड़कों की ठीक हो या अगर डबल कैरेज है तो बीच वाला जो डिवाइडर है उसमें झाड़ियाँ लगी हों या कुछ ऐसा लगा हो कि सामने से बीम ना आए, वो भी, ये सारी चीज़ें मिसिंग है। बल्कि दुर्भाग्य से वो अंग्रेजी में कहावत है ना कि एनीथिंग विच कैन गो रॉन्ग हैज़ गॉन रॉन्ग। भारत में रोड सेफ्टी के मामले में ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और उसके बाद जब दुर्घटना हो जाती है तो जो, जैसे अभी दामले जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वो जो गुड समैरिटन एक्ट है उसके लिए एक्ट की ज़रूरत नहीं है, लोगों की सोच में उसकी ज़रूरत है। नहीं, पर लोगों की सोच क्या करेगी अगर व्यवस्था सामने से जो व्यक्ति मदद के लिए आया है उसी के ऊपर उल्टा पड़ जाए, तो इसमें सोच क्या यही बात है कि यहाँ दोष सिर्फ एक का नहीं है। जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनमें भी दोष है। बिल्कुल। और मैंने जो कहा कि एनीथिंग विच कुड गो रॉन्ग हैज़ गॉन रॉन्ग, इसीलिए। वरना आप ये बताइए कि मैं इसी विषय पर एक लेख लिखने के लिए जब स्टडी कर रहा था तो मैं दंग रह गया कि पिछले 30 साल में तकरीबन जितने टेररिज्म से रिलेटेड डेथ्स हुई हैं, टेररिज्म सिर्फ 80,000 हुई। और अगर पूरे 70 साल में देख लिया जाए तो वो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। लेकिन पिछले साल 1.5 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों में मारे गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हमें ध्यान नहीं देना चाहिए टेररिज्म पर सवाल ये है कि एक ऐसा टेररिज्म जो सड़कों पर चल रहा है और रोज रोज चल रहा है, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब 26/11 पर हम सचमुच चिंता करते हैं और बहुत होनी चाहिए। 195 लोग उसमें मारे गए थे जी। लेकिन हर रोज हमारी सड़कों पर 450 लोग मर जाते हैं। अब आप सोचिए कि दुगने से ज्यादा लोग मरते हैं हर रोज। 26/11 2 बार, कम से कम 2.5 बार इस देश में होता है और हमको चिंता नहीं है। असली समस्या जो मुझे लगता है कि जो हम लापरवाह हैं उसे लाइटली लेते हैं, उसे ध्यान नहीं देते, इनडिफरेंस रखते हैं। ये जो उदासीनता है सभी पहलुओं पर पक्षों की, वो दूर होनी चाहिए। जी, सजी चेरियन जी, जैसे कि बात करें कि हमारी जागरूकता, पर सवाल ये है कि जागरूकता क्या करेगी? अगर आप आग के पास जाएंगे तो उससे आपका हाथ जलेगा, मतलब ये बात किसी को बताने की जरूरत क्या होनी चाहिए? ये जो मानसिकता है हमारी, जिसमें रोड रेज भी शामिल है, ये मानसिकता का भी एक बहुत बड़ा सवाल है। व्यवस्था की बात तो है, उसकी बात हम और करेंगे भी, बढ़ाएंगे भी, लेकिन मानसिकता बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ज़रूर। देखिए, ये मानसिकता कहाँ से आएगी? ये आएगी जब सिस्टम हमें सिखाएगी कि किस तरह से गाड़ी चलाना चाहिए और किस तरह से नहीं चलाना चाहिए।
जब इतने व्यापक तरीके से लोग मारे जा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि सिस्टम में कोई ना कोई फेलियर है, इसीलिए इतने लोग मर रहे हैं। दामले जी ने सही कहा कि इस बिल में लाइसेंसिंग से लेके पेनल्टी तक पूरी इसमें प्रावधान में बदलाव लिया गया। अब लाइसेंसिंग को ही देख लीजिए आप। बिल्कुल। आपको पता है कि देश में क्या राज्यों में क्या हालत है। आप लाइसेंसेस बड़ी आसानी से आपको मिल जाती है। बिल्कुल। एक लाइसेंस नहीं, मल्टीपल लाइसेंसेस आप बना सकते हैं अलग अलग स्टेट से। तो पहली बार इस बिल में ये हुआ है कि जो स्टेट के लाइसेंसेस हैं उसको सब्स्यूम करके यूनिफाइड ड्राइवर लाइसेंसिंग सिस्टम बनाया गया है। मतलब एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही लाइसेंस कैरी करने का, अब जैसे आधार कार्ड है, राइट, उससे ये हो जाता है कि अगर आपने एक एक्सीडेंट किया, कोई भी ड्राइवर, कमर्शियल ड्राइवर्स को देख लीजिए, वो करीब करीब 5 या 8 लाइसेंसेस लेके घूमते हैं अलग अलग स्टेट्स के। तो अगर कोई भी स्टेट में अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक दिन के लिए जेल भी जाते हैं, बेल मिल जाता है, वो जो लाइसेंस है वो दे के फिर दूसरे लाइसेंस के साथ वो गाड़ी चला लें। तो इट स्टार्ट्स लाइसेंसिंग से लेके ये प्रक्रिया, तो ये सिस्टम की फेलियर है। दूसरी बात है कि हमें गाड़ी चलाना कोई सिखाता नहीं है, राइट, ऑपरेट करना सिखाता है, लेकिन गाड़ी किस तरह से सेफली ड्राइव करना चाहिए वो नहीं सिखाता। बाहर के देशों में एक लाइसेंस मिलना, करेक्ट, एक लाइसेंस मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। वहां पर सेलिब्रेशन होती है अगर आपको लाइसेंस मिल जाता है तो। यहाँ तो घर बैठे कभी कभी लाइसेंस मिल जाती है। तो ये सिस्टम को बदलने की जरूरत है और वो लीगली ही बदल सकते हैं, और ये बिल जो है वो यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, एक और एस्पेक्ट जिस पे हम बात कर सकते हैं अभय जी, सड़क की डिजाइनिंग की बात की अभी विजय जी ने, कि सड़क की डिजाइनिंग और उसकी इंजीनियरिंग अगर वो दोषपूर्ण हो तो ऐसे लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, यदि कोई भी नेग्लिजेंट डिज़ाइन या ऐसी कोई चीज़ है जो होनी चाहिए और नहीं हुई है, तो उसके लिए कानून में सारे प्रावधान हैं। तो जहाँ तक कानून की बात है, कानून सक्षम है, आईपीसी हमारा बड़ा सक्षम है, सारी प्रावधान है। पर कितने लोगों को ऐसे चीजों के लिए सजाएं मिलती हैं, ये देखने वाली बात होगी। यदि हम सड़क के बारे में बात करें तो मैं मानता हूँ आप जो कह रहे हैं उसमें कुछ बहुत हद तक सच्चाई है, लेकिन यदि हम कानून की बात करें और दूसरे स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि भारत में जो इंडियन रोड कांग्रेस के मानक है उनमें कोई कमी है। वो मानक जो है वो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरे उतरते हैं, लेकिन जब सड़क बनाई जाती है, अब सड़क बनाने के लिए हमारे यहाँ कई समस्या आती है। जहाँ तक नेशनल हाईवे की बात है, एक डिसीजन केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है कि ये सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे, लेकिन भारत में 52 लाख किलोमीटर की सड़कें हैं, बिल्कुल स्टेट हाईवेज हैं, अर्बन रोड्स हैं, उन्हें भी उन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, उन मानकों का। लेकिन उसमें उनकी समस्या आती है कि बगल में उनको जमीन चाहिए। यदि आपको बस को यदि आपको सड़क पर खड़ा नहीं होने देना है तो बस के लिए एक अलग लेन बनानी पड़ेगी। वो लेन के लिए, जो बस स्टॉप के लिए अलग लेन बनेगी, उसके लिए उतनी ज़मीन चाहिए, उस ज़मीन के लिए समस्या आती है। तो इस तरह की बहुत सारी स्थितियां हैं, परंतु आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि सड़क जिस तरह से आज देश में एक डिफेक्टिव व्हीकल नहीं आ सकता है, वैसे डिफेक्टिव सड़क भी नहीं आनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है जी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं विजय जी, और इस मामले को और आगे बढ़ाएंगे। दोषपूर्ण सड़क डिजाइन की भी बात करेंगे और अपने व्यवहारों की बात तो हम कर ही रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए चर्चा में। रुखसाना, आज भी तुम अपना फॉर्म भरने पोस्ट ऑफिस नहीं आई? आप तो जानते हैं शीला जी, दानिश के अब्बू तो अब रहे नहीं, बाहर के हर काम के लिए दूसरों के भरोसे रहना पड़ता है। तो अब निकलो। अल्पसंख्यक मंत्रालय की इस नई रोशनी योजना में तुम जैसी हजारों महिलाओं में नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। आज की औरत अब घर से खुद बाहर आएगी और बनाएगी अपना जीवन बेहतर। अल्पसंख्यक मंत्रालय की नई रोशनी योजना आपके लिए, सीखें और सशक्त बने। मदद हमारी, मंजिल आपकी। बचपन में पेड़ चढ़ना अच्छा लगता था, बड़ी हुई तो सब चाहते थे कॉर्पोरेट लैडर चढ़ जाऊं। कुर्सी पर बैठे इनविजिबल सीढ़ियां चढ़ना नॉट माई स्टाइल। मुझे पसंद है टेक्नोलॉजी और पहाड़ चढ़ना, एंड दिस इज द ओनली जॉब जो मुझे दोनों करने देता है। इट्स लोनली एट द टॉप बट द व्यू इट्स इनक्रेडिबल। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्क प्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए।
सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। सब लोग जाग रहे हो तो सोने चली आई? थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। आराम करना ही सिखाया तेरी माँ ने? हाँ? तेरी दीदी का फोन आया है। ये लोग ताना देते हैं, कहते हैं कि तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। दीदी आप मेरी तरह कमजोर न पड़ना, आप अभी पुलिस को फोन करो। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अनुसार महिलाओं पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कानूनी अपराध है। गुड मॉर्निंग। अरे तुम्हारे चेहरे पर ये दाने कैसे? रात मैंने मुहासू वाली क्रीम लगाई थी जो आप लाए थे। लाना जरा वो क्रीम। ये लीजिए। ओह गॉड, दुकानदार ने तो मुझे एक्सपायरी डेट वाली क्रीम दे दी है। क्या अब हम कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते, बिल है ना मेरे पास। जी हाँ, आप दुकानदार की शिकायत कंज्यूमर फोरम में करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार एवं एसोचैम द्वारा जनहित में जारी। 12वीं में मुझे 60% मार्क्स मिले हैं। BA MA करने के बजाय मेडिकल में जाना चाहता हूँ। हम स्टूडेंट्स को जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उन्हें प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में आगे की पढ़ाई के लिए ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। एक मजे की बात, हम गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए 30% स्कॉलरशिप अलग से निर्धारित है। फ्रेंड्स जल्दी करो, फॉर्म्स ऑनलाइन जमा हो रहे हैं। मेरिट का मेन स्कॉलरशिप भारत सरकार की ओर से सभी अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को एक तोहफा उनके सुंदर भविष्य के लिए। मदद हमारी, मंजिल आपकी। तो आज चर्चा में हम बात कर रहे हैं कि हमारी सड़कें कितनी सुरक्षित हैं और किस प्रकार से इन्हें सुरक्षित बनाया जाए। और ब्रेक पे जाने से पहले हम कुछ रोड डिज़ाइन की बात कर रहे थे। विजय जी, हमारे यहाँ रोड डिज़ाइन के बारे में आप क्या कहेंगे? अक्सर ये भी सोच है कि साहब फ्लाईओवर बना दो तो सब समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। मैं दिल्ली में जहाँ रहता हूँ, शालीमार बाग का इलाका है, वहाँ 1 किलोमीटर का फ्लाईओवर रिसेंटली बना। और इसलिए बना क्योंकि लोग गैर जिम्मेदार हैं, सड़क को ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं, भीड़ कर देते हैं, इसलिए पूरी सड़क पर फ्लाईओवर बना दीजिए। तो वहाँ आपने 150 करोड़ रुपए का वो बना दिया। लेकिन जो सुरक्षा चाहिए गांव के लोगों को साफ सड़क चाहिए, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जो समस्या बड़ी ये है कि जितने फ्लाईओवर आप दिल्ली में देखिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि एक जो हिस्सा है जिसमें फ्लाईओवर ऊपर जा रही है गाड़ी और नीचे उसके पैरेलल गाड़ी जा रही है, ये जो बीच के जहाँ पर वो पुल की दीवार है, आप 100 फ्लाईओवर देख लीजिए, 100 के 100 में कोई सुरक्षा की नहीं है। रात को कोई दूर से आ रहा है, रोशनी नहीं है, कार ट्रक सीधा घुस जाएगा। हर दूसरे दिन किसी न किसी फ्लाईओवर पर आपको एक्सीडेंट किए मिलते हैं, लोग मर जाते हैं। ये डिजाइनिंग की भी गलती है और ये एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी गलती है कि वो इसको कहीं पहचानते नहीं है कि ये भी एक एक्सीडेंट का कारण है। वहाँ लाइटें लगा दीजिए, सॉफ्ट ड्रम रखे जाते हैं आजकल, दूर तक 100 मीटर तक लगा दीजिए, पता रहे कि यहाँ इस दीवार है आगे जी। तो ये जो गैर जिम्मेदारी है प्लानर्स के हद से है वो, और जो सिविक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये दोनों की गैर जिम्मेदारी जो है मुझे लगता है ठीक होनी जरूरी है। जी सजी जी, इसमें एक बात और जोड़ सकते हैं कि जो हमारा पैदल चलने वाला है, जो हम पैदल चलने वाले हैं, उस कई बार लगता है जैसे उसकी तो कोई सुध लेने वाला ही नहीं है। फ्लाईओवर्स पे उसको बेचारे को चलने को कहीं जगह नहीं है, वो कहाँ से सड़क पार करे, क्या करे। और हम जानते हैं कि 40% जो है वो इस तरह से पैदल चलने वाले और दोपहिया वाहन चलाने वाले लोग भी उसमें शामिल हैं, जो कि सबसे ज़्यादा रोड हादसों का शिकार होते हैं। आपने सही कहा। जो राइट ऑफ वे बोलते हैं, जिसको किसका अधिकार है सबसे पहला सड़क पे, वो अभी मोटर व्हीकल्स का है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट, उसको हमें बदलने की ज़रूरत है। राइट ऑफ वे हर समय पेडेस्ट्रियन की होनी चाहिए, जो पैदल चालक हो, जो साइकिलिस्ट हो, उसकी होनी चाहिए। और वो डिज़ाइनिंग में वो बात रिफ्लेक्ट नहीं होती है कि किसकी सबसे पहला राइट किसका है चलने का सड़क पे। जब वो कॉन्सेप्ट हमारे देश में आ जाएगा, यू विल सी दैट लोग और भी साइकिल चलाना शुरू करेंगे और भी पैदल जाने की कोशिश करेंगे। एक दूसरी बात यह है कि जो सुरक्षा, जो नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं, जिसमें पेडेस्ट्रियन और साइकिलिस्ट सब आ जाते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के परव्यू में आ जाता है। यूनियन गवर्नमेंट कैन ओनली डायरेक्ट कि नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट को आप लोग प्रोटेक्ट कीजिएगा। ये स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट में आ जाता है और वो स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ये एक फेडरल स्ट्रक्चर का एक
विडंबना या आप कह सकते हैं एक मजबूरी आप उसमें आप बता सकते हैं, लेकिन पेडेस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट और चिल्ड्रन ये तीनों को प्रोटेक्ट करने की बड़ी जरूरत है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। मुझे यहाँ लगता है कि जो हम बार बार मोटर व्हीकल एक्ट कहते हैं, मोटर व्हीकल तो एक बड़ा छोटा सा हिस्सा है जो ये सारी समस्या का जो सड़क सुरक्षा का आप बात कर रहे हैं। मैंने एक स्टडी की थी, उसमें पाया कि जितने कम आपके पास पहिए हैं आप उतने ही ज्यादा सड़क पर मरने को तैयार रहिए। जो पैदल है, जिसके पास कोई पहिया नहीं है, सबसे ज्यादा मरता है। साइकिल वाला मरता है, स्कूटर वाला मरता है, सबसे कम बस ड्राइवर मरता है, सबसे कम ट्रक ड्राइवर मरता है, या जो बड़ी कार वाला। तो ये जो हमने उन लोगों से सुरक्षा जो छीन ली, उन लोगों से जिनके पास पहिया नहीं है, ये अब अगर हम इसमें झगड़े में पड़ जाएंगे कि सरकार, केंद्र सरकार के अधिकार के हैं और राज्य सरकार के, मुझे लगता है कि यहाँ मोटर व्हीकल एक्ट की बात करनी बंद करके रोड सेफ्टी एक्ट की बात करनी चाहिए। उसमें सारे पहलू आ जाते हैं, उसमें वो पहलू भी आ जाएंगे जिनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लोग सड़क के ऊपर, सरकारी विभाग और मकान बनाने वाले लोग सड़क के बीच में मलबा रख के छोड़ जाते हैं, बिल्कुल वहाँ दुर्घटना होती है। अब उसका मोटर व्हीकल से क्या लेना देना है? तो हमें सड़क सुरक्षा की बात करनी चाहिए, ना कि एम्फेसिस जो है वो सड़क सुरक्षा पे होना चाहिए। बहुत गलत है, इसे नहीं एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, इसे बदला जाना चाहिए, इसे रोड सेफ्टी एक्ट की बात कहनी चाहिए। जी, मेरे ख्याल अभय जी सुन रहे होंगे उनकी बात। लेकिन अभय जी एक बात ये बताइए, जो बच्चों की बात आई अभी, बच्चे बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। देखिए सड़क के ऊपर, चाहे वो पैदल चल रहे हो या बस में हो, हमने देखा है कितने हादसों के शिकार होते हैं स्कूल की बसें, या फिर हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं वो जब सड़क पे चलते हैं, उनकी भी तो आखिर सड़क है, लेकिन कहाँ मिलती है उनको जगह चलने की? जैसा अभी साजी बता रहे थे और जो विजय जी बात कर रहे थे, दोनों ही चीजों में एक मूलभूत जो बात है वो आती है भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान के अनुसार जिस तरह से शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्यों के बीच में, उसको हम लोग उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो जहाँ तक रोड सेफ्टी की बात है, रोड सेफ्टी के बारे में यदि आप इस मोटर व्हीकल अधिनियम को के 3 हिस्से कर दीजिए तो आपको इसमें एक रोड सेफ्टी का अधिनियम बन सकता है, इसी में मोटर का अधिनियम बन जाता है, मोटर व्हीकल का, और तीसरा इसमें एनफोर्समेंट से रिलेटेड चीजें भी आ सकती है, इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो इसी कोई समस्या नहीं। लेकिन जहाँ तक ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ये है राइट ऑफ वे पेडेस्ट्रियन का है ज़ेब्रा क्रॉसिंग में, लेकिन जो डिसिप्लिन और अनुशासन की बात है उसको एनफोर्स करना, मैं ब्लेम गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोटर व्हीकल अधिनियम जो है उसका एनफोर्समेंट जो है वो ट्रैफिक पुलिस अथॉरिटीज और रोड ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है स्टेट्स के, उनके हाथ में आता है। तो यह एनफोर्समेंट जो है यह होना जरूरी है। यदि अनुशासन लाना है तो एक जो फाइन की जो अनिवार्यता है, इनएविटेबिलिटी ऑफ पेनल्टी, वो एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है कि मैंने यदि कोई वायलेशन किया है तो मेरी पेनल्टी मुझे लगेगी। सजी जी, आप क्या कह रहे थे? ये बच्चों को जो सवाल आपने किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया। और पहली बार बिल में, अमेंडमेंट संशोधन बिल में बच्चों के हेलमेट्स की बात की गई है, जो कभी भी नहीं, लॉ में कहीं पर नहीं लिखा है कि चाइल्ड हेलमेट्स होने चाहिए। पहली बार चाइल्ड हेलमेट्स का जिक्र किया है, सीट बेल्ट्स का जिक्र किया है कि बच्चे जब गाड़ी में है तो उनको सीट बेल्ट्स लाना चाहिए, उसके लिए फाइन्स भी मुकर्रर किया गया है। ये जब तक हम बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और उनको ये सिखाएंगे नहीं कि सीट बेल्ट्स पहनना ज़रूरी है, और अडल्ट अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं लाएंगे कि जो भी बच्चे को लेके जा रहा है, और ये सारा कुछ बिल में शामिल किया गया है। तो बस ये है कि इसकी एनफोर्समेंट। अच्छा, इससे पहले कि हम बिल्कुल, क्योंकि खत्म होने जा रहा है प्रोग्राम, विजय जी, ऑटो इंडस्ट्री का क्या रोल होना चाहिए और क्या आपको लगता है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? देखिए, मैं जो सबसे बड़ी दुख की बात जो देखी जाए, अगर आप सारे आंकड़े देखिए तो इस देश में सबसे जो ज्यादा पैसा कमाने वाली वो ऑटो इंडस्ट्री है। 4 करोड़ से ज्यादा व्हीकल्स जो हैं ये इस इंडस्ट्री ने अब तक बेचे हैं, और पता नहीं कितने लाख करोड़ रुपया हर साल कमाती है इंडस्ट्री। दुर्भाग्य से आप देखिए कि पब्लिक की एजुकेशन हो, रोड सेफ्टी में कंट्रीब्यूशन हो, यहाँ तक कि ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देने का भी कोई योगदान हो, एक कंपनी है सिर्फ जो सचमुच में ड्राइविंग स्कूल चलाती है, मारुति कंपनी। उसके अलावा कोई भी कंपनी जो करोड़ों अरबों रुपया बना रहे हैं, एक पैसा नहीं खर्च करते। उल्टे उनके विज्ञापन इतने गैर जिम्मेदारी भरे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं कंपनी का। एक कंपनी जो अपने आप को CSR की बड़ी हीरो कहती है, उनकी कारें के विज्ञापन आते हैं कि जो बड़े सजे सजाए अमीर घरों के लोग, बच्चे
कारें चला रहे हैं आमने सामने तेजी से सड़क पर और पिचकारी चला रहे हैं उसकी कैचअप की है जी। वो यही कंपनी एक और जो है वो करती है ट्रकों की F1 रेस। अरे भारत जैसे देश में कौन ट्रक वाला F1 रेस करेगा सड़क पर? आप क्या सिखा रहे हैं लोगों को? एक तो जो ऑटो इंडस्ट्री की जो गैर जिम्मेदारी है, नॉन पार्टिसिपेशन इन पब्लिक एजुकेशन एंड रोड सेफ्टी, इसको बहुत सख्ती से लिया जाना चाहिए, उनको समझाया जाना चाहिए। और दूसरा बड़े संक्षेप में मैं कहूँगा, ये बहुत सीरियस मामला है। टेररिज्म से ज़्यादा लोग मतलब हर साल रोज़ मरते हैं और हर साल मरते हैं लोग। रोड सेफ्टी को स्कूल की एजुकेशन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए जी। स्टूडेंट जब तैयार होता है ड्राइविंग की एज में आने, उससे पहले स्कूल में उसको स्कूल एजुकेशन होना चाहिए। एक पॉइंट स्कूल एजुकेशन क्या हुआ? अबे जी, आप क्या कहेंगे रोड सेफ्टी के लिए? एक पॉइंट दीजिए जो कि जरूर होना चाहिए इस देश में। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है ड्राइविंग ट्रेनिंग और लाइसेंसिंग। ये पॉइंट जब हमारे देश में हमने अधिनियम में डाला है और मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि इससे काफी बढ़ावा मिलेगा। सजी जी, आप क्या मानते हैं? एक पॉइंट ऐसा जो बहुत जरूरी होना चाहिए। बदलाव तभी आएगा जब नियम बनेंगे। जब तक नियम नहीं होंगे ये चलता रहेगा। और ये चाहिए कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, उनके पास अभी है 2 बार एक्सटेंशन ले चुके हैं वो। 27 तारीख की उनकी लास्ट मीटिंग है। उनको जल्द से जल्द इस रिपोर्ट जमा कर देना चाहिए पार्लियामेंट में और बजट सेशन में ये बिल पारित हो जाना चाहिए और उसके बाद एनफोर्स होना चाहिए। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हम खत्म भी करेंगे। ये बिल जल्दी से जल्दी पास होना चाहिए और इसको इन्फोर्स करने की पूरी तैयारी होनी चाहिए ताकि दृढ़ता से इसे लागू किया जा सके। यही मूल मंत्र है अगर वाकई हमें अपनी सड़कों को सुरक्षित करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। शुक्रिया आपका।